Okay, let's begin. After the ASDs, जिसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो दूसरा आपका टॉपिक है, that is called the ventricular septal defect, and this time you call it the VSDs. This is called VSD, ventricular septal defect. हमने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इस हार्ट के स्ट्रक्चर पर आप नजर रखें कि बेसिकली जो हार्ट है ये एक ही सिंगल हार्ट ऐसे था, लाइक अ लूप। इसका एक पोर्शन था एट्रियम, जो कॉमन एट्रियम है, कोई दो एट्रिया की जरूरत नहीं थी पहले। वेंट्रिकल एक सिंगल वेंट्रिकल था, लेकिन हमें पता है कि इनको दो में स्प्लिट करना है, तो हमें एक सेप्टम चाहिए था, जो हमने यहाँ सेप्टम जैसे नेचर ने आपको दिया है। ये सेप्टम दैट इज कॉल्ड द इंटरएट्रियल सेप्टम, जिसमें हमने देखा कि डिफेक्ट किस तरीके से आया है। आपने देखा कि यहाँ पर पहले एक सेप्टम आया, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये सेप्टम यहाँ आया, लेकिन अभी इसमें एक छोटा सा सुराख था, इसका हमने नाम डाला, सेप्टम का नाम था सेप्टम प्राइमम, तो सुराख का नाम था ऑस्टियम प्राइमम। लेकिन ये ऑस्टियम प्राइमम बाद में ये क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज हो जाता है तो लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम से बिल्कुल जुदा ना हो जाए कहीं, क्योंकि अभी इसमें कोई ब्लड आ नहीं रहा, तो यहाँ पर एक छोटा सा हमने देखा कि एक छोटा सा होल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियम सेकंडम। ऑस्टियम सेकंडम, तब उसको कहेंगे ऑस्टियम से, ऑस्टियम ऑस जो है ना वो ओपनिंग को कहते हैं। तो ये छोटा सा ऑस्टियम सेकंडम ये क्रिएट हो जाएगा। अब ये ऑस्टियम सेकंडम बर्थ के बाद अगर ये बंद नहीं बंद हुआ तो इसके बंद होने का बंदोबस्त भी करना चाहिए। तो नेचर शुरू में यहाँ पर एक और सेप्टम उठाती है, जो उसको आगे से पास हो जाता है, क्लोज नहीं करता, ब्लड आता जाता रहेगा। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड द सेप्टम सेकंडम। सेप्टम सेकंडम ने ऑस्टियम सेकंडम को यहाँ क्लोज किया, और जैसे प्रेशर इधर बढ़ेगा और बच्चा पहली सांस लेगा, तो एकदम से ये वाला जो रेड कलर का जो आपने देखा सेप्टम, वो आगे ऐसे गिरेगा ऐसे, तो ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो ये होल जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर इसमें कोई सुराख रह गया, ये ग्रीन कलर का ये छोटा रह गया, या ये सुराख बड़ा रह गया, तो दोनों सूरतों में प्रॉब्लम्स हो। ये प्रॉब्लम्स आप यहाँ तो ये सेप्टम इस तरीके से यहाँ पर डेवलप होता है। इसको हम इंटरएट्रियल सेप्टम, इसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर दो एट्रिया को सेपरेट करते हो और एट्रियम और वेंट्रिकल को इस ओरिफिस के जरिए, सिंगल ओरिफिस की थी हमने, क्योंकि यहाँ पर एक एट्रियम था तो एक ही सुराख था, तो ये सुराख भी दो में स्प्लिट हो जाएगा। अगर दो एट्रिया बनाए, दो ओपनिंग्स बनाई, अगर वेंट्रिकल एक ही रहा तो फिर ब्लड तो फिर मिक्स हो जाएगा। इसका मकसद है कि वेंट्रिकल को भी एक सेप्टम देने की जरूरत है, और ये है हमारा वो सेप्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत थिक मस्कुलेचर होता है ये आप देखिए यहाँ से, ये इसका मस्कुलर पार्ट है। इसकी थिकनेस आप देखिए, ये थिकनेस ऑलमोस्ट आपके लिए इतना थिक क्यों? ये तो राइट वेंट्रिकल का सेप्टम, एक्चुअली ये दोनों वेंट्रिकल्स का है, इसलिए अगर आप इसको थिन बनाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार भी है, तो पहले आप इसको लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार जैसा बनाए। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका मकसद है कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को जुदा करने के लिए नेचर ने ये एक बहुत थिक सेप्टम दिया है,
इसको थिक क्यों दिया? राइट वेंट्रिकल तो इतना पतला होता है, इसकी तो थिन वाल होती है भाई। ये राइट और लेफ्ट दोनों को सर्व करता है, इसलिए हम इसको लेफ्ट जितना थिक बनाएंगे, लेफ्ट जितना थिक बनाएंगे तो राइट को भी सर्व कर लेगा। अगर हम इसको राइट जैसा बनाएंगे तो लेफ्ट को ये सर्व नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इतना थिन होगा कि इससे लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर इसको धक्का देके इस तरफ भेज देगा। तो ये खासा थिक मस्कुलेचर का बना हुआ है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ योर टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज मस्कुलर इन कैरेक्टर। ये मस्कुलर है, ये मायोकार्डियम का बना हुआ है, वो अच्छी खासी ब्लड सप्लाई लेता है फ्रॉम इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज। और अगर इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इसकी अच्छी खासी विड्थ होती है। इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है इसके ऑलमोस्ट 2/3 को अंदर तक जाके सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी पोस्टीरियर 1/3। और कभी कभी मायोकार्ड इन्फार्क्शन के दौरान, के दौरान इवन इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की भी इन्फार्क्ट हो जाती है। और अगर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की इन्फार्क्ट हो गई, तो ये इन्फार्क्शन के बाद की बात कर रहा हूँ, ये कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं होगा, ज़ाहिर है हार्ट अटैक के बाद आता है। तो अगर इस किस्म की चीज होगी तो इसमें भी इवन नेक्रोसिस होगी, इसमें भी सुराख हो सकता है। ये एडल्टहुड का एक तरह से एक्वायर्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। लेकिन हमारा इस वक्त टारगेट कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में इन्फेंसी में बाय बर्थ जो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, उस पर हमारा कंसंट्रेशन है। अब मैंने बताया कि इसका जो 90% से ज्यादा हिस्सा है वो तो मस्कुलर है ही, लेकिन इसका जो 5% हिस्सा है बाकी, वो ये है समाप्त। इस पर नजर रखें आप। ये थिन है, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये मस्कुलर है, ये कहीं और से आता है। ये मेम्ब्रेनस है, ये कहीं और से आता है। और ये जो मेम्ब्रेनस है, ये इस मस्कुलर के साथ टच में होगा तो हमारी ये दीवार कंप्लीट होगी। तो ये दीवार जो हमारी कंप्लीट हो रही है यहां पर, ये इस तरीके से, अगर ये जो मस्कुलर आपको बताया ये तो है ही, लेकिन अगर ये मेम्ब्रेनस अब न बन सके तो ये देखिए, यानी ये देखिए मेम्ब्रेनस हटा दिया, ये वापस लाया हुआ, ये हटा दिया, ये न बन सका, तो यहां से फिर वंस अगेन लेफ्ट और राइट के बीच में शंट क्रिएट हो जाएगा। इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या इसको कहते हैं वीएसडी। इसका मकसद यह है कि मस्कुलर तो बन जाता है ज्यादातर, असल यह है कि मेम्ब्रेनस नहीं बन पाता। और मेम्ब्रेनस जिन चीजों से बनता है उन चीजों से, यानी एम्ब्रियोलॉजिकली न्यूरल क्रेस्ट सेल से, अगर जिन चीजों से मेम्ब्रेनस बनता है, अगर उन चीजों से दूसरी चीजें भी बन रही हों अगर, तो ये डिफेक्ट अकेला नहीं, ये डिफेक्ट दूसरी कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के साथ हो सकता है। कभी कभी अलोन भी होता है, वहां वो डिफेक्ट्स नहीं होते, ये हो जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये डिफेक्ट दूसरे डिफेक्ट के साथ होता है। और न सिर्फ इतना, बल्कि ये जो डिफेक्ट हमने देखा, ये डिफेक्ट जो है यानी फेल्यूर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो सुराख हो जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो लेफ्ट का ब्लड हमेशा राइट की तरफ आएगा। और राइट की तरफ आएगा तो साफ ब्लड अगर गंदे ब्लड में मिलेगा तो फिर ये लंग्स में चला जाएगा, लंग्स के अंदर ब्लड ज्यादा होगा, पल्मोनरी आर्टरियां कंजेस्टेड होंगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, और ये सारी चीजें उधर आपको मिलेगी। तो इसका मकसद है कि साइनोसिस नहीं होगी, क्योंकि ब्लड जो ये साफ वाला है, क्योंकि ये जो साफ ब्लड है ये गंदे ब्लड से मिल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। हाँ, अगर डीऑक्सीजनेटेड इससे ऑक्सीजनेटेड से मिल जाता तो अब आपको जो पंप करता हुआ एओर्टा में ब्लड नजर आता, उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अभी बॉडी से आया है वो इस सुराख से फिर दोबारा बॉडी में जा रहा है, बाईपास कर गया लंग को, गया ही नहीं इस तरफ, क्योंकि बीच में जो सुराख है तो जंप लगाया इधर। ये कभी कभी होता है, क्योंकि राइट से जंप लेफ्ट में लगा नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, तो लेफ्ट वाला ही जंप लगा के इधर आ जाता है। यानी लेफ्ट वाला जो लंग की तरफ से, यानी अभी अभी मिला है इसको राइट लेफ्ट एट्रियम को, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। हम सोच रहे होंगे कि एओर्टा में जाएगा, लेकिन क्योंकि प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा है तो वो एओर्टा में तो जाएगा ही, आधे से ज्यादा जंप लगा के इधर भी आ जाएगा, और यहां से होता हुआ फिर लंग में वापस, माने वो जो ब्लड बड़ी मुश्किल से लंग ने ऑक्सीजनेटेड करके लेफ्ट साइड को भेजा है, ये दोबारा राइट साइड से होता हुआ ये ब्लड फिर लंग की तरफ आ गया।
तो ये प्रॉब्लम जो है ये इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो इसको यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये मसले हैं क्या, जेनेटिकली मौजूद हैं, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आप थोड़ा देखें इसको, इस अगली पिक्चर में ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सेप्टम, ये इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के मस्कुलर पोर्शन में भी एक सुराख हो सकता है, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन ये कंजेनाइटली, ये कभी कभी होता है ऐसा कंजेनाइटली, क्योंकि कंजेनाइटल जो होगा, जो हेरेडिटरी जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होगा वो इस जगह पे होगा, मेम्ब्रेनस पे ज्यादातर ये होता है, ये वाला कम होता है। ये ज्यादातर रिक्वायर्ड हो सकता है, मायोकार्ड इन्फार्क्शन में सुराख रह जाए यहाँ पर, क्योंकि इंटीरियर 2/3 सप्लाई कर रही थी, वो उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी, वो सेल वो जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा, और फाइब्रस टिश्यू प्रेशर को बर्दाश्त न कर सके तो ये हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये गड़बड़ ये यहाँ ज्यादा है, मेम्ब्रेनस पोर्शन ने कोशिश की है इसने, ऐसे नहीं कि नहीं की, कोशिश की है लेकिन भर नहीं सका है इसमें। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इस वक्त राइट वेंट्रिकल में आके पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा। अब अंदाजा लगाएं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जब राइट वेंट्रिकल में आएगा, जहां मैक्सिमम प्रेशर 25 से ज्यादा नहीं है, ये ब्लड जो यहाँ फेंकेगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और यही प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में होगा। तो आप अगर एक्सरे लोगे तो पल्मोनरी आर्टरी इतनी डायलेटेड नजर आएगी, तो पल्मोनरी ट्रंक भी और पल्मोनरी आर्टरी, और सारा ब्लड जो होगा वो रश करके लंग्स की तरफ बड़े प्रेशर के साथ जाएगा, तो वहां की कैपिलरीज को खोल देगा, हार्ट स्ट्रोक प्रेशर बढ़ जाएगा, ऐसे पल्मोनरी एडिमा होगी, डिस्निया होगी। ये प्रॉब्लम्स इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। तो ये मेम्ब्रेनस पार्ट है जो आपने यहाँ पर देखा है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एएसडी के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अगर आपसे कोई पूछे ना तो ये वीएसडी। लेकिन जितने कॉमन हैं उतने पेशेंट्स नहीं आते हमारे पास, क्योंकि ये डिफेक्ट जो है वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज भी हो जाते हैं। अगर बड़ा डिफेक्ट नहीं है तो वो मेम्ब्रेनस पोर्शन आस्ता आस्ता ग्रो करते करते प्रोलिफरेट होते होते वो होल को बंद कर देता है। इसको हम होल इन द हार्ट भी कहते हैं, दिल में सुराख जिसको कहते हैं। तो ये मेनी ऑफ देम क्लोज है। हालांकि 10% बहुत बड़ा डिफेक्ट का 10% रेशो बहुत ज्यादा है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स इसमें यहाँ पर, और 5% पेशेंट्स वीएसडीज है। और उसके अंदर आप उनमें देखेंगे कि ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं ना ये वीएसडी के, उनमें कोई क्रोमोसोमल एनोमलीज होती हैं, जैसे ट्राइसोमी 21, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह ये। और ये मोस्ट प्रोबेबली ये दूसरे डिफेक्ट के साथ होती है। कंजेनिटल एनोमली है ना, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी है, एनोमली है, ट्राइसोमी जिसको कहते हैं, ट्राइसोमी 21, यानी 21 नंबर क्रोमोसोम जो है उसकी दोनों कॉपीज एक सेल में आ जाती हैं जो फर्टिलाइज होता है। इसलिए जायगोट जो बनेगा वो 47 क्रोमोसोम्स का बनेगा, जिसमें 21 क्रोमोसोम दोनों पेरेंट्स में से एक के दोनों आपको मिल जाएंगे। तो 47 क्रोमोसोम्स इसको ट्राइसोमी कहते हैं, माना एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज के जगह पे 3 कॉपीज हो आपके पास, इसको ट्राइसोमी कहते हैं। अब कौन सा क्रोमोसोम जिसकी तीनों कॉपीज एक तरफ आ जाती हैं, यानी 2 कॉपीज और एक, वो तीनों कॉपीज एक तरफ आ जाती हैं, वो होता है हमारा 21 या 13 या 18। तो ये 21 क्रोमोसोम्स अगर नंबर जो है वो आपके पास ज्यादा हो, 3 हो, तो वो ट्राइसोमी 21 कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। इन पेशेंट्स के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट्स में ये वीएसडी होते हैं, और वीएसडी अकेले भी हो सकते हैं एसोसिएटेड विद अदर कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस आल्सो, जैसे एएसडी वीएसडी दोनों भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ आगे जो कराएंगे आपको 2 या 3 और अब नेक्स्ट सैटरडे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज में 2-3 और बड़े मेजर हैं, उनको भी देखेंगे, ये उनके साथ हो सकता है। वीएसडी जो है ये एबनॉर्मल, आपको बताया कि एबनॉर्मल ओपनिंग है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो कॉमन वेंट्रिकल जैसे एक तरह से कॉमन वेंट्रिकल क्रिएट होगा दोबारा। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ये क्लोज हो जाता है वो, लेकिन ये कंटिन्यू भी कर सकता है। अब होगा क्या, क्योंकि सप्लाई जो है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर जो है वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा है,
तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साफ ब्लड जो होगा राइट की तरफ आ जाता है। और जैसे मैंने बताया था प्रीवियसली कि इंटरएट्रियल सेप्टम के अंदर ये हुआ था कि काफी सालों तक लेफ्ट एट्रियम से प्रेशर से ब्लड आ रहा था राइट एट्रियम की तरफ, बहुत सालों तक ये बर्दाश्त करते करते वो अपनी वॉल को इतना थिक कर गया है राइट एट्रियम कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि राइट एट्रियम ब्लड को पुश कर रहा है टू द लेफ्ट एट्रियम, ये इंटरएट्रियल सेप्टम में डिफेक्ट में। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, उसको रहने दिया ऐसे ही इस आश्रय पे कि ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाएगा, या पेशेंट आपके पास रेफर नहीं कर रहा है, तो होगा ये कि शुरू में तो ब्लड आपका आपका पेशेंट का जो ब्लड है, ये वेंट्रिकल हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, ये वेंट्रिकल है, इस जगह पर डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट इस जगह है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ज़्यादा प्रेशर आएगा तो फिर ब्लड इधर ही आएगा। और बरसों तक ऐसा होते 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 हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर है, सॉरी राइट वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर है, ये ठीक हो जाएगा। अभी तक तो ब्लड हमारा अभी तक तो ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है, ये साफ ब्लड है, इसलिए ये साफ ब्लड जो होगा वो फिर पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जा रहा है, तो पेरिफेरी में जाता हुआ ब्लड उसमें डिऑक्सीनेशन कम होगी, इतनी नहीं होगी शायद, तो साइनोसिस नहीं होगी इस हालत। लेकिन अगर ये इतना थिक हो गया और एक दिन वो आया कि क्रिटिकली राइट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से जीत गया अगर, क्योंकि अब वो तगड़ा हो गया, तो रिवर्स हो जाएगा, अब राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ यहाँ पुश हो जाएगा। अब पेशेंट आपके पास साइनोसिस के साथ भी आएगा, और साथ में राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि राइट का भी लेफ्ट का तो आ ही रहा होगा, राइट का भी इधर पहुंचेगा, तो इसका प्रेशर जो है फिर राइट लेफ्ट एट्रियम पे पड़ेगा, इसका प्रेशर फिर लेफ्ट एट्रियम के साथ ये 4 पल्मोनरी वेन्स पे पड़ेगा, वो उसका जो है हार्ट लंग्स पे पड़ेगा, उधर एडिमा होगी, फिर डिस्निया होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और साथ में ये ब्लड तो आ ही रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, साथ में राइट वेंट्रिकल का भी इधर आ रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आप देखोगे कि हार्ट फेलियर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से एओर्टिक ओरिफिस जो होगी वो वाइडर हो जाएगी, और इसमें लगे हुए जो वेल्व्स हैं बंद होने के बावजूद भी खुले रहेंगे, और एओर्टा का ब्लड वापस रिगर्जिटेट होगा, इसको हम एओर्टिक इनसफिशिएंसी कहते हैं। इसका मकसद है डायस्टोली के टाइम पर आपको आवाज सुनाई देगी, जू की आवाज। ये क्या है? ये मर्मर्स, इनको मर्मर्स कहते हैं। तो पेशेंट हार्ट फेलियर से भी आता है, मर्मर्स के साथ जब एग्जामिन करोगे तो उससे भी होगा, इकोकार्डियोग्राफी करोगे तो फिर सीधा सीधा नजर आएगा गड़बड़ है क्या, जाहिर है एंगेज में आएगा पेशेंट, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर स्पॉन्टेनियसली शुरू के हफ्तों में या महीनों में, सालों में या 2 साल में नहीं बंद हुआ अगर, तो फिर आगे से बंद नहीं होगा। अब आप किसी आश्रय पे न रहें, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी, क्योंकि ये मामला वेंट्रिकल्स का है, एट्रियम का नहीं। एट्रियम में तो अगर बहुत छोटा होल है तो 40 साल के बाद तो जाके सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर हार्ट फेलियर के पेशेंट, हार्ट फेलियर में आएगा पेशेंट, और जाहिर है उसका इफेक्ट जो होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम पे पड़ेगा, वो डायलेट होगा, वहाँ फिब्रिलेशन हो सकती है, वहाँ थ्रोम्बस क्रिएट हो सकता है, थ्रोम्बस यहाँ से टूट के एम्बुलस बन सकता है, और ये फिर स्ट्रोक कर सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ होते हैं, ये बड़ी सीरियस कंडीशन है, इसको अगर आप फिलहाल ट्रीट नहीं भी कर रहे हैं तो बच्चे को मॉनिटर करना पड़ता है, क्या उसका होल बंद होगा या नहीं होगा, या हो रहा है या क्या होगा। कि मोस्ट कॉमन जो है 1 और मोर होल्स हो सकते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में, मोस्ट कॉमन मैंने बताया कि ये एनोमली विद अदर कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकती है, अलोन भी होती है। और इसका मेन काज क्या था बताया आपको, कि 2 वेंट्रिकल से अब वो सेपरेट नहीं हो सके,
क्योंकि मेम्ब्रेनस पोर्शन खास तौर पे वो मस्कुलर पोर्शन के साथ अटैच नहीं हो सका है, तो वो छोटा सा होल रह गया उधर। अब इसका ये होगा कि या तो कोई सिम्टम बच्चे में नहीं होगा, या तो कोई सिम्टम नहीं होगा, या होल जो वहां पर है आस्ते आस्ते इवेंचुअली क्लोज हो जाए। शुरुआत में तो कोई सिम्टम नहीं होगा, हो सकता है कि ये क्लोज हो जाए, या हो सकता है कि ये कंटिन्यू करे, ग्रो करे आगे। अगर होल लार्ज है तो फिर आप सोच सकते हो ब्लड जो होगा, जो पंप करेगा लंग्स की तरफ, वो इतना ज्यादा नहीं कर सकेगा शायद, बड़ा होल है तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आ रहा है, तो पंप जब आप कर रहे हैं तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये सारा राइट की तरफ, तो सारा प्रेशर राइट की तरफ आएगा और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, पल्मोनी हाइपरटेंशन। क्योंकि अब ब्लड जो होगा वो जब लंग की तरफ जाएगा तो राइट वेंट्रिकल तो भेजेगा ही, लेफ्ट वेंट्रिकल भी साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करेगा, तो क्योंकि होल है बीच में, तो आधे से ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड फिर लंग की तरफ वापस चला जाएगा, तो लंग के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा, बिल्डअप करेगा लंग पर, और ये आपको हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाएगा। इससे पेशेंट में जाहिर है एसओबी होगी, यानी डिस्निया होगी, और फास्ट ब्रीदिंग की पल्मोनरी एडिमा हो रहा है। ऐसे पेशेंट, छोटे बच्चे जो होते हैं थ्राइव नहीं करते, ग्रोथ रिटार्डेशन, इनके अंदर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, फेलियर टू गेन वेट, पल्पिटेशन इसमें अलग होगी, स्वेटिंग वगैरह वाइल फीडिंग। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्योंकि पल्मोनरी एडिमा होती है तो उमूमन पल्मोनरी इन्फेक्शंस भी काफ़ी होती हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस वगैरह। और ज़्यादातर हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, उसके साथ साथ जाहिर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के चांसेस हैं, एओर्टिक इनसफिशिएंसी मैंने बताया, एओर्टिक ओरिफिस बड़ी हो जाती है, एरिथमियास, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आप अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पहले तो आप जाहिर हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री से आइडिया हो जाएगा आपको। बच्चे को बहुत ही अर्ली उम्र में, इन्फेंसी के दौरान ही, या इवन चाइल्डहुड के दौरान आप देखेंगे बच्चा 3-4 साल का होगा, वो बच्चा पेरेंट्स लेके आते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि इसके डिफेक्ट्स, अगर ये होल बंद नहीं होता है तो इसके डिफेक्ट जल्दी आ जाए, तो वुमन ये जल्दी प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स। तो जब आप एग्जामिन करेंगे हिस्ट्री से आपको एक आइडिया हो जाएगा, फिर आप एग्जामिन करेंगे, जाहिर सीरियस पर ज्यादा टारगेट करेंगे, और हार्ट के मर्मर्स वगैरह आपको सुनाई देंगे। ये मर्मर्स जो एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं, जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है एज ए रिजल्ट ऑफ सम डिफेक्ट इन द हार्ट वेल्स और एनीथिंग, जहाँ पर आगे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और जब ब्लड वहां से गुजरेगा तो वहाँ टर्बुलेंस आएगी, और ये आपको चेस्ट पे सुनाई देगी स्टेथोस्कोप जब रखेंगे तो। फिर आपको देखना होगा कि वो डायस्टोली के दौरान सुनाई दे रही है कि सिस्टोली के दौरान, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर्स इस तरीके से। और यहाँ आपको पता है कि एओर्टिक इनसफिशिएंसी है इसके अंदर, तो ब्लड जब एओर्टा में अंदर जाता है तो वापस आता है, तो क्योंकि इनसफिशिएंसी है तो फिर वापस जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर डायस्टोलिक मर्मर होते हैं, लेकिन अगर कंट्रैक्शन के साथ वो होल जो आपका खुला हुआ है, वो छोटा सा मेम्ब्रेनस पोर्शन जहां नहीं बना है, तो डायस्टोली के दौरान नहीं, सिस्टोली के दौरान भी आपको मर्मर सुनाई दे सकते हैं। जैसे वो लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे पंप करेगा तो इस नेरो पैसेज से ब्लड भी जाएगा, एओर्टिक ओरिफिस में तो जाएगा ही, इससे भी जाएगा, वो जब नेरो पैसेज से जाएगा तो वहां से साउंड सुनाई देगा, तो सिस्टोलिक मर्मर हो सकता है। और उसके बाद आप चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो मैंने बताया कि वहां पर एक तो हार्ट लार्ज होगा, और उसके साथ साथ पल्मोनरी आर्टरीज आप देखेंगे कि वो भी कंजेस्टेड होंगी। ईसीजी में आपको लार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल मिल सकता है, और इको में आपको डेफिनेटिव डायग्नोसिस मिल जाएगी, उसमें आपको पूरा वाल्स की थिकनेस, ये सेप्टम किस जगह पर है, और यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अगर आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे हार्ट का, तो हार्ट में ब्लड फ्लो का अंदाजा हो जाएगा कि ब्लड फ्लो की तरह कंट्रैक्शन के दौरान ब्लड फ्लो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा की तरफ होना चाहिए, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का रिस्पेक्टिवली। लेकिन कुछ ब्लड जो जंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, तो ये आपको फ्लो डॉपलर में आपको नजर आ जाएगा, ये फ्लो आप समझेंगे कि ये तो नॉर्मल फ्लो, यहाँ जैसे तो जाता ही नहीं, वेंट्रिकल टू वेंट्रिकल कैसे जाएगा ब्लड, तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। ये देख रहे हैं मेन पल्मोनरी ट्रंक इतना यहाँ नजर आ रहा है, और इस तरफ से राइट पल्मोनरी आर्टरी आपको नजर आ रही है कंजेस्टेड, ये इसलिए हो रही है कि आगे राइट पल्मोनरी आर्टरी
ये डायलेटेड है। ये क्यों डायलेटेड है? क्योंकि राइट से ब्लड ये राइट वेंट्रिकल का तो रिसीव कर ही रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड भी उस डिफेक्ट से यहाँ राइट की तरफ आ रहा है। तो राइट जो आपका एट्रियल राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये इस जगह पर आपको नजर आती है। ट्रीटमेंट इसकी क्या करनी है? डिफेक्ट अगर छोटा है तो उसको रहने दो, लेकिन बेबी को मॉनिटर करते रहो टू मेक इट श्योर दैट के होल क्लोज होगा कि नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले होल छोटा बड़ा था, अब थोड़ा छोटा हो गया, माने वो होल आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। लेकिन अगर लार्ज वीएसडी है और सिम्टम्स हैं रिलेटेड टू हार्ट फेलियर एंड रिदम ऑफ द हार्ट, तो आप फिलहाल उसको मेडिकेशन पे रखें। हार्ट फेलियर का पेशेंट है, मेडिकेशन पे रखेंगे, यानी उसको डिजॉक्सिन और डायूरेटिक्स पे आप रखेंगे। या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को इस तरीके से पहले ट्रीट करेंगे, लेकिन उसके बाद आप सर्जरी की तरफ जाना होगा। क्या इंडिकेशन है सर्जरी की? अगर डिकम्पेंसेटेड कार्डिक हार्ट फेलियर कार्डिक फेलियर है अगर, तो अगर हार्ट फेलियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर डिकम्पेंसेटेड है, कंपेंसेटेड नहीं है, डिकम्पेंसेटेड है, बीटीमा भी है, ये सारी चीजें हैं, तो फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। ग्रोथ फेलियर है, अनरिस्पॉन्सिव मेडिकल थेरेपी आपने दी, अनरिस्पॉन्सिव है, तो आपको ये हमेशा बंद करना पड़ेगा। और ये ओपन सर्जरी से भी और इवन परक्यूटेनियसली कैथेटराइजेशन के थ्रू भी वो बंद किया जा सकता है, लेकिन आइडियली ये बिफोर फर्स्ट ईयर इसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप 1 साल तक उसको देखें, अगर वो होल में उसकी उसकी डायमीटर में चेंज नहीं आ रही, तो उसका मकसद है कि ये बंद नहीं होगा। ये नहीं होगा तो इट शुड बी एक्चुअली क्लोज्ड इवन बिफोर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। और अगर फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें हम कर लेते हैं, तो ये पेशेंट इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रीट हो जाएगा। अदरवाइज ये पेशेंट हार्ट फेलियर में उमन इनका जो लाइफ स्पेन होता है, ये 15-16 साल मुश्किल से निकाल पाते हैं अगर इनको आप इस तरीके से रहने दें। लेकिन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के पेशेंट से 40 इयर्स पे, कभी कभी तो 40 इयर्स पे सिम्टम्स के साथ आते हैं, और 44, 45, 50 इयर्स तक चलते हैं। लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का पेशेंट, वीएसडी का पेशेंट विदाउट ऑपरेशन एंड विदाउट इंटरवेंशन, ये आप नहीं देखेंगे कि ये कोई 30 और 35 साल का कोई आपको वीएसडी का पेशेंट नजर आ जाए। इतनी जिंदगी ये पाई नहीं सकती। वेंट्रिकल इधर है, डिलीवरी यहीं से होती है। तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, आपको पता लगाना होगा। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि जनरल हार्ट का नॉर्मल एनाटॉमी हार्ट की क्या होती है। फिर कंसंट्रेट करेंगे आप अपने वेरियस चेंबर्स पर और आएंगे सीधा आप अपने वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम बनता कैसे है, इसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है, जनरली आपको पता होना चाहिए कि इसका मेम्ब्रेनस और मस्कुलर पार्ट क्या होता है। ये तो मस्कुलर पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट है, आपको पता है कि इससे मेम्ब्रेनस पार्ट से आपका बंडल ऑफ विस्क पास होता है। खुद अंदाजा लगा सकते हो, इससे आपको इवन हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। तो पेशेंट भी इवन रिदम का भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर हैव हार्ट ब्लॉक आल्सो, बंडल ऑफ विस्क में ब्लॉक हो सकता है। तो दोनों बंडल ब्रांचेस के अंदर कंडक्शन का जाहिर है वो सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे। ओके, इसी के अंदर ही बंडल ऑफ हिस होता है। बंडल ऑफ हिस रन्स इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि इसी को तो ब्रिज करना है।
क्योंकि उसके बाद तो मस्कुलर है, मस्कुलर तो खुद ही करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वेंट्रिकल्स में, लेकिन आपको इस ब्रिज के थ्रू पास होना है, क्योंकि करंट क्रिएट होता है एट्रियम में, एट्रियम वाला तो एट्रियम में स्प्रेड हो जाएगा दोनों में, क्योंकि सारा मस्कुलेचर है, लेकिन ये वेंट्रिकल की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा जब तक ये ब्रिज नहीं होगी, और ब्रिज का नाम है हिस बंडल, और ये मेम्ब्रेनस पार्ट से रन करके एट द टॉप ऑफ मस्कुलर पार्ट पहुंचता है। इस तरीके से आप ये आप देख लीजिए, ये ये जो चीज है ये है मेम्ब्रेनस पार्ट, यहाँ था, अब यहाँ पे नहीं है, ये डिफेक्ट है, लेकिन मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। अब यहाँ था ऐसे नोड, ये है एबी नोड, ये सिग्नल ऐसे नोड से जब उठेंगे तो ये दूसरे एट्रियम में भी आसानी से पहुंच जाएंगे, यहाँ कंडक्शन सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो बीच में सेप्टम है ये भी मस्कुलर है, ये खुद मस्कुलर है, ये खुद मस्कुलर, दोनों एट्रिया एट अ टाइम हाइपरपोलराइज हो जाएंगे। लेकिन ये करंट जब एबी नोड तक पहुंचेगा यहाँ, तो इस करंट को वेंट्रिकल में जाने के लिए क्या चाहिए, जाहिर है पास होना है इसको, इधर ये फाइब्रस वेल्स लगे हुए हैं, यहाँ ये फाइब्रस वेल लगा हुआ है, और यहाँ ये भी मेम्ब्रेनस है, तो ये पूरा जो एक्सेस है ना, ये सारा का सारा ये पूरा मेम्ब्रेनस है, ये करंट को पास नहीं होने देगा, आपको ब्रिज करना है, और ब्रिज करने के लिए इधर से एक चलेगा, इसको हम कहते हैं हिस बंडल, और ये हिस बंडल जो है ये यहाँ से होता हुआ इसको करके इसके टॉप पे पहुंच जाएगा। इसका मकसद है कि एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जाने वाला करंट यहाँ से जरूर पास हो, तो यहाँ से पास होने के बाद बताया कि इसकी दो ब्रांचेस हो जाएंगी, ये आपकी राइट बंडल ब्रांच, इसकी लेफ्ट बंडल, तो इसमें करंट आएगा तब जब यहाँ से ब्रिज करोगे ना, इस करंट को यहाँ से पास करवाओगे, तो ये अगर डिफेक्ट हो गया यहाँ पर तो जाहिर है इस बंडल का भी प्रॉब्लम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड इधर जब शिफ्ट हो जाता है तो ये सारा राइट वेंट्रिकल और राइट पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर आता है, हार्ट फेलियर से भी आएगा पेशेंट आता है, और आधा ब्लड जो इधर चला गया तो एओर्टा में कम जाएगा, तो हाइपोपरफ्यूजन वैसे ही होगी, तो पेशेंट आगे चल नहीं पाएगा अगर आप इसको भंग नहीं कर देंगे, ये डिफेक्ट खत्म नहीं करेंगे, और ये पेशेंट बहुत जल्दी प्रेजेंट करते हैं क्लिनिक्स पर, और डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि हाउ, तो छोटा सा होल है, थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन मॉनिटर करें कि इसका होल बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो आइडियली बिफोर फर्स्ट ईयर उसको आप क्लोज कर दें, इसके इंतजार में न रहे। दिस वाज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पहले किया आपने एट्रियल सेप्टल, ये दो मेजर कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, लेकिन उसके साथ अभी और भी हैं कुछ जो आपको चल के अगली क्लास में बताएंगे, जैसे पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा के बीच में यहाँ पर एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, अभी तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि ये फिर बर्थ के बाद बंद हो जानी चाहिए, लेकिन अगर खुली रह गई तो फिर हम उसको कहते हैं परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसस, पीडीए, मेजर एनोमली। फिर एक होती है जिसको हम कहते हैं टीओएफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, फेलेट्स टेट्रोलॉजी, ये चार चीजें एक साथ होती हैं, ये एक और कंजेनिटल एनोमली है, ये दो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ साथ छोटी मोटी दो और भी आपको बता दूंगा, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी की नेक्स्ट क्लास होगी, लेकिन मंडे से फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो फिर रिज्यूम हो जाएगा, और इसके टॉपिक्स में कल तक इंशाल्लाह आपको